हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नंबर 2 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और ग्रुप डी का आप लोगों के लिए जो फ्री बैच चल रहा है इसका भरपूर आनंद ले और आप लोग सिलेक्शन ले। मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके की सारी क्लासेज आप लोगों की बेहतरीन चल रही है। इस टेलीग्राम चैनल से आप लोग कनेक्ट हो जाइए। और दोस्तों 2025 के सभी एग्जाम के लिए जनरल साइंस का फाउंडेशन बैच, निर्माण बैच आप लोगों का शुरू हो चुका है, जिससे आप लोगों का एक ही बैच से सारे एग्जाम्स की आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। इस कॉम्बो बैच में आप लोग कॉम्बो बैच ले लीजिए, इसमें आप लोगों को चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। अगर आप लोग केवल साइंस का लेना चाहते हो तो साइंस का ले सकते हो, वरना कॉम्बो में मैं आपको बोलूंगा चारों आप लोगों को मिल जाएंगे। ये सारे आप लोगों के फीचर्स है जो आप लोगों को सिलेक्शन के लिए आवश्यक है। तो साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए। इसके कोर्स वाले सेक्शन में जब आप लोग जाएंगे तो निर्माण बैच, रेलवे, जनरल साइंस फाउंडेशन कॉम्बो नाम से आएगा और जाके बाय नाउ कर लीजिए, है ना, पेमेंट कर दीजिए, क्लास आप लोग की चल जाएगी। चलिए दोस्तों, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, चलिए, है ना। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन यानी वायवीय श्वसन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन यानी अवायवीय श्वसन हमने देखा था ना। तो चलिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें दोनों में डिफरेंस की तो देखते हैं, ये सारे पॉइंट एक बार रिकॉल करते हैं। देखो, तो एरोबिक रेस्पिरेशन आप लोगों को किसमें देखने को मिलेगा? दोस्तों हमारी बॉडी की मैक्सिमम जितनी भी सेल्स है, कोशिका है, उन सभी में कैसा होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वायवीय श्वसन होता है। जितने भी आप लोगों के हाइयर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उच्चतर जीव, उच्चतर जीव का मतलब क्या है? जो कि काफी डेवलप होते हैं, उन सभी में आप लोगों को उनकी कोशिका में वायवीय श्वसन देखने को मिलेगा। दोस्तों ऐसे जीव जो ज्यादा डेवलप नहीं है, जैसे यीस्ट की बात करी जाए या दोस्तों कुछ बैक्टीरिया की बात करी जाए, उनको भी तो एनर्जी की आवश्यकता है, लेकिन उनमें कैसा होता है आप लोगों का? अवायवीय श्वसन होता है। आगे बात समझ में? ठीक है। दूसरी बात, वायवीय श्वसन में मैंने आप लोगों को बताया था, इस वाले श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। बिना ऑक्सीजन में ही आप लोगों का जो मैं बोलूं ग्लूकोज है वो टूटना आप लोगों का शुरू कर देता है, आप लोगों को एनर्जी देता है। दोस्तों आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई हो अपने 1 मिलियन परिवार होने की खुशी में, ठीक है। आप सभी का जो सपोर्ट रहा है वो बिल्कुल शानदार रहा है। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बढ़िया चीजें आप लोगों का सिलेक्शन तक इजीली पहुंच जाओगे। क्लियर है? चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है, आपको मैंने बताया था वायवीय श्वसन में आप लोगों को प्रोडक्ट क्या मिल रहे थे? ऑब्वियसली दोस्तों एनर्जी यानी ऊर्जा तो मिलती ही है, लेकिन ऊर्जा के साथ में क्या आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी मिल रहा था क्या? जबकि अगर यहां पर बात करें, यहां पर एनर्जी के साथ में आप लोगों को क्या मिलता है? अगर यीस्ट की बात करें तो दोस्तों एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी। अगर हमारी दोस्तों मसल्स की सेल, मांसपेशियों की कोशिका की बात करी जाए, उसमें भी अवायवीय श्वसन होता है, तो वहां पर क्या हो रहा था? एनर्जी के साथ में लैक्टिक एसिड का भी निर्माण हो रहा था। चले आगे, चलिए। अब बात आती है, देखो दोस्तों, जब भी आप लोगों का वायवीय श्वसन होगा ना, तो ग्लूकोज टूट के आप लोगों को क्या देगा? एनर्जी देगा। दोस्तों एनर्जी किस रूप में बनती है? एक्चुअली में कोशिका में क्या बन जाता है? एक पदार्थ बन जाता है जिसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको शॉर्ट में एटीपी बोल सकते हैं। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं? 36 मॉलिक्यूल्स बनते हैं अगर हम लोग वायवीय श्वसन की बात करें। अवायवीय श्वसन में दोस्तों क्या इतने बनेंगे? क्या नहीं, कम बनेंगे, है ना। या मैं बोलूं अवायवीय श्वसन में जो एनर्जी बनती है वो काफी कम बनती है। कितनी बनती है? केवल 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, या फिर आप लोग बोल सकते हो केवल 2 एटीपी क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी। चलिए दोस्तों, ये वायवीय श्वसन वाली प्रक्रिया कहां पर होता है? कौन मुझे बताएगा ये वाली प्रक्रिया कहां पर हो रहा है? तो सबसे पहले क्या होता है? ग्लूकोज टूटता है पायरोवेट नाम के पदार्थ में, तो यह प्रक्रिया तो होती है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में। फिर आगे जो पायरोवेट टूटता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो वाली प्रक्रिया कहां पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यानी वायवीय श्वसन आप लोगों का कंप्लीट कहां पर हो रहा है? 2 जगह पर हो रही है ये प्रक्रिया, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि दोस्तों अगर बात करी जाए, यहां पर जो ग्लूकोज टूटता है पायरोवेट में, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में, और आगे की भी जो प्रक्रिया होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो पायरोवेट और टूटता है वो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में ही टूटता है। तो दोस्तों ये आप लोगों का ये पूरी की पूरी प्रक्रिया साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में। सर बिना गुस्से बताए बुक कब तक मिलेगी? दोस्तों बुक अभी तैयार नहीं हुई है ना, अभी काफी टाइम लगेगा, 1-2 महीने लगेगा। आप लोग इसको पढ़ लीजिए, इससे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, निश्चिंत रहिए, जब आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर पाते हैं क्या।
कल मैंने आपको पढ़ाया था। तो दोस्तों हमारे कोशिका में जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, श्वसन आप लोग किस प्रक्रिया को बोलते हो? कोशिका में ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को ही आप लोग श्वसन बोलते हो। यहां पर होता क्या है, जैसे जो ग्लूकोज होता है वो आप लोगों का टूटता है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6। तो ये आप लोगों का एक 6 कार्बन वाला एक अणु है। क्लियर है? तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ग्लूकोज आप लोगों का टूटता है किसमें? पायरुवेट नाम के एक पदार्थ में। दोस्तों इस वाले मॉलिक्यूल में, अणु में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 3। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो कहां पर होती है? कोशिका के साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में होती है। वेरी गुड दोस्तों, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस, इस प्रक्रिया को बोलते हैं। याद है या भूल गए? चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। तो रेस्पिरेशन में कौन कौन से ऑर्गन यानी कौन कौन से अंग इंपॉर्टेंट है, आइए इसकी बात करते हैं। इन सारे अंगों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र बोलते हैं। आ गई बात समझ में? तो सर आप लोग बोलोगे कि सर यहां पर लंग्स का क्या काम है? यहां पर तो मुझे नाक भी दिखाई दे रही है, इसका क्या काम है रेस्पिरेशन में? अरे कैसे नहीं है दोस्तों, एयर जब जाएगी हमारी नाक में तो इस एयर में जो ऑक्सीजन होती है नहीं होती, तो ऑक्सीजन को हमारी हर कोशिका तक पहुंचाना है ना, तो उसमें ये सारे ऑर्गन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सर कैसे करेंगे? जैसे आप लोगों की जो एयर होगी वो नाक के छेद के माध्यम से अंदर जाएगी। फिर दोस्तों यहां पर एक नली आप लोग देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं ट्रैकिया या श्वास नली। इसके माध्यम से दोस्तों फिर आप लोगों के दोनों लंग्स में चली जाएगी। अब क्या होता है, जैसे ये आप लोगों के 2 लंग्स हैं, 2 फेफड़े हैं दोस्तों, इसमें एयर लास्ट में बिल्कुल एंड तक, बिल्कुल इनके किनारों तक पहुंच जाएगी। दोस्तों इस लंग्स में अंदर छोटे छोटे से गुब्बारे जैसी संरचना होती है जिसे बोलते हैं एल्वियोली यानी वायुकूपिका। तो दोस्तों अगर इस एक एल्वियोली को अगर मैं बड़ा करके देखूं तो होता क्या है, इसके चारों ओर क्या होती है? चारों ओर क्या होती है दोस्तों? रक्त नलियां होती है, पतली पतली रक्त की नलिकाएं होती है जिनमें रक्त प्रवाहित होता रहता है। तो यहां पर जो एल्वियोली है, वायुकूपिका है, तो यहां पर जो अंदर ऑक्सीजन आएगी ना, यहां तक पहुंचेगी, तो वो ऑक्सीजन यहां से किस में चली जाती है दोस्तों? ब्लड में चली जाती है। और अगर दोस्तों ब्लड में कोई कार्बन डाइऑक्साइड है, वो यहां से किस में आ जाएगी? एल्वियोली में आ जाएगी, वायुकूपिका में आ जाएगी। तो जब आप लोग सांस छोड़ोगे तो आपके जो लंग्स, भाई एल्वियोली में आ गई कार्बन डाइऑक्साइड, एल्वियोली किसका पार्ट है? लंग्स का पार्ट है। तो बेसिकली लंग्स ही तो क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद कर रहा है। सिमिलरली लंग्स ही क्या कर रहा है? यहां से जो एयर अंदर आई उसमें जो ऑक्सीजन है उसको किस में डाल रहा है? ब्लड में डाल रहा है। तो क्या ये सारे ऑर्गन इंपॉर्टेंट है या नहीं है? तो दोस्तों इसमें कौन कौन से ऑर्गन के बारे में पढ़ना है? सबसे पहले नॉस्ट्रिल यानी नासाद्वार। नासाद्वार किसको बोलते हैं? जो नाक के जो 2 छेद है ना, ये आप लोगों के। दोस्तों इसके बाद में फेरिंग्स, हिंदी में ग्रसनी बोलेंगे, अभी समझेंगे ये क्या है, हालांकि हमने पाचन तंत्र में भी पढ़ा था। इसके बाद में दोस्तों ट्रैकिया, जिसे श्वास नली बोलते हैं। देखो एनसीईआरटी में इसकी हिंदी श्वास नली लिखी हुई है, हालांकि इसको वायु नली के नाम से भी जानते हैं, लेकिन आप लोग श्वास नली ही ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर एग्जाम में दिया जाए श्वास नली फिर कंफ्यूज हो जाओ कि यार मैं तो वायु नली पढ़ाता, ये श्वास नली क्या आ गया। क्लियर है? क्लियर है? आ जाओ दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे लंग्स यानी फेफड़ों की, इसमें बात करेंगे। और दोस्तों फेफड़ों, जैसे ये आप लोगों के 2 फेफड़े हैं ना, इसके नीचे से मसल्स, मांसपेशियों की, ऐसा एक मांसपेशियों का एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक मान लो एक मांसपेशी होती है जिसे आप लोग बोलते हैं डायफ्राम। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? आ जाओ। तो चलिए दोस्तों, ये आप लोग यहां पर डायग्राम देख पा रहे हैं। मैं फिर से आप लोगों को एक छोटी सी चीज बता दूं। सर क्या बता दूं? कि ये जो नली है जिसको मैंने भी ट्रैकिया बोला, वायु नली बोला, जो कि बेसिकली यहां से एयर आपके लंग्स तक लेके जाएगी, तो इस ट्रैकिया की जो हिंदी है वो श्वास नली है, वायु नली नहीं है। मतलब वायु नली भी बोलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने इसकी हिंदी श्वास नली दे रखी है। तो ये हिंदी टर्म्स आप लोग ध्यान रखा करो, एनसीईआरटी में क्या दिया है। चलो आ जाओ। तो पहले तो मैं आप लोगों को डायग्राम में आप लोगों को यहां पर बना देता हूं, ठीक है? देखो देखो क्या होगा, मेरी बात को ध्यान से समझना दोस्तों। ये आप लोगों की नाक के माध्यम से क्या होगी? एयर अंदर जाएगी, जाएगी या नहीं जाएगी मुझे बताओ दोस्तों। मुंह के माध्यम से क्या जाता है? भोजन अंदर जाता है।
तो दोस्तों वो वाली जगह जहां पर एयर भी आ रही है और भोजन भी आ रहा है, ये कॉमन जगह हो गई क्या, बताओ। तो इस कॉमन जगह को हमने क्या नाम दिया था डाइजेस्टिव सिस्टम में, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, बताएंगे फेरिंग्स, और हिंदी में इसे बोलते हैं ग्रसनी। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप लोगों को ध्यान हो कि यार भोजन को भी नीचे लेकर आना है पेट तक, और एयर को भी नीचे लेकर आना है, कहां तक, लंग्स तक, फेफड़ों तक, तो क्या आप लोग ये दोनों एक ही रास्ते से आती है क्या, नहीं। जो भोजन होता है ना, तो वो तो ये पीछे एक नली होती है जिसका नाम है फूड पाइप यानी ग्रास नली, इसके माध्यम से आता है। एयर जो आप लोगों की नीचे आती है ना, वो कहां पर आती है, जैसे अगर आप लोग यहां से देखोगे ना, तो जस्ट यहां पर एक नली है सामने, इसका नाम है ट्रैकिया, श्वास नली है ना, और इसके जस्ट पीछे होता है आपका फूड पाइप ग्रास नली। तो इसके जस्ट आगे है ना, ये जो मैं आप लोगों को बना रहा हूं वो क्या है दोस्तों, ट्रैकिया है। क्या है, ट्रैकिया, हिंदी में इसको बोलेंगे श्वास नली। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो दोस्तों एयर क्या होगी, सबसे पहले नॉस्ट्रिल, इस नासा द्वार से अंदर जाएगी, फिर फेरिंग्स में जाएगी, फिर कहां पर आ जाएगी, ट्रैकिया, वायु नली। और दोस्तों फिर वायु नली से आप लोगों के कहां पर जाएगी, ये आप लोगों के जो दो लंग्स है ना, दो फेफड़े, इसमें जाएगी। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, ये जो ट्रैकिया है, ये जो वायु नली है ना, ये आगे क्या होता है, इसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दो ब्रांचेज में, दो शाखा में। तो ये जो ट्रैकिया आप लोग देख पा रहे हो, दो शाखा में विभाजित हो गई। एक शाखा इस लेफ्ट वाले लंग में लेके जा रही है एयर को, और ये जो राइट वाली शाखा है, दाई और वाली, ये राइट वाले लंग में लेके जा रही है। फिर क्या होता है दोस्तों, ये जो दो शाखाएं होती है ना, ये आगे और छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित होती है, और छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित होती है, जिससे एयर बिल्कुल एंड तक पहुंच पाए। और दोस्तों इन शाखाओं के एंड में, बिल्कुल अंत में, ऐसे छोटे छोटे गुब्बारे जैसी संरचना होती है, इसे आप लोग बोलते हैं एल्वियोली यानी वायु कूपिका। तो थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आया, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज आप लोग और ध्यान रखेंगे, ये जो हमारी ट्रैकिया है ना, श्वास नली, इसको मैं आप लोगों का अलग से बना देता हूं। ये मान लो ये हमारी ट्रैकिया है। दोस्तों इस ट्रैकिया के ऊपर ही एक पार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। दोस्तों एनसीईआरटी में इसकी हिंदी दी गई है कंठ, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों को पता है क्या साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, वाइब्रेशन से, कंपन से। जैसे आप लोग क्या करिए, आपके घर में कोई प्लेट जिसपे हम लोग खाना खाते हैं, स्टील की प्लेट लेना, उस पे चम्मच से मारना, क्या साउंड प्रोड्यूस होगा, क्या होगा, क्या वो क्यों हो रहा है, क्योंकि देखना स्टील की प्लेट वाइब्रेट कर रही होगी, कंपन कर रही होगी, इसलिए उससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। सिमिलरली दोस्तों अगर हम लोग बात करें, जैसे गिटार आप लोगों ने देखा है गिटार, तो जब इसके तार को हम लोग ऐसे छेड़ते हैं, साउंड निकलती है क्या, क्यों, क्योंकि देखना है तार क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। या दोस्तों आपने अगर ढोलक बजाया होगा या देखा होगा, तो जब इस पे मारते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है ना, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर की जो मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। तो सर हमारे से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब हमारी बॉडी में भी कहीं ना कहीं वाइब्रेशन हो रहा होगा, कंपन हो रहा होगा। तो दोस्तों लैरिंग्स के अंदर ही, जब जैसे टॉप से देखोगे ना, तो ऐसे लैरिंग्स के अंदर ऐसे कुछ पार्ट पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स, वाक तंतु। तो जब हम लोग बोलते हैं ना, तो इनमें वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, इससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। और ये जो वोकल कॉर्ड्स होती है, वाक तंतु होती है, कहां पर होती है, लैरिंग्स के अंदर ही होती है। यानी कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूं कि जो साउंड निकल रहा है वो लैरिंग से ही निकल रहा है। तो इसीलिए लैरिंग्स को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वॉइस बॉक्स, स्वर बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, या ध्वनि बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों एक पहले क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे, इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे। चलिए देखो, बताओ आई एम सॉरी, बताओ, है ना। देखो आप लोगों को अगर दिख नहीं रहा है तो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो इस वाले पार्ट को क्या बोला गया है, ए बोला गया है। दोस्तों इस वाले पार्ट को क्या बोला गया है, बी बोला गया है। और जो ये वाला पार्ट है इसको क्या बोला गया है, सी। आप लोगों को पहचानना है। अब देखो
अगर ध्यान से देखोगे ये जो सी है ये क्या है, ये ट्रैकिया है, ये श्वास नली है। तो सी तो मुझे नजर आ रहा है सर ये ट्रैकिया है, श्वास नली है, तो या तो ऑप्शन नंबर बी होगा या सी होगा। मैंने अभी भी आपको बताया ट्रैकिया के जस्ट ऊपर, ट्रैकिया के टॉप पर एक पार्ट पाया जाता है, इसे क्या बोलते हैं, लैरिंग्स, यानी ये वाला जो बी है वो लैरिंग्स है, बी वाला क्या है, लैरिंग्स है, तो बी वाला हो गया लैरिंग, जिसे हिंदी में हम लोग कंठ भी बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों इसके ऊपर ये जो वाला पार्ट हो जाएगा वो फेरिंग्स हो जाएगा, क्या दिक्कत है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नॉस्ट्रिल यानी नासा द्वार। दोस्तों ये आप लोगों को जो दो छेद दिख रहे हैं ना, इसे ही बोल रहे हैं सॉरी, नॉस्ट्रिल बोल रहे हैं। दोस्तों यहां से ही एयर अंदर एंटर करेगी। दोस्तों अंदर क्या काफी खाली जगह है क्या, कैविटी है क्या, दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं, अंदर की जो कैविटी है, खाली जगह है, उसको बोलते हैं नेजल कैविटी यानी नासा गुहा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि नासा गुहा में एयर कैसे जाती है, कहां से जाती है, इस नॉस्ट्रिल से जाती है, इस दोनों छिद्रों से जाती है। आगे बात समझ में। सिमिलरली हमारी बॉडी से जब एयर बाहर निकलेगी वो यहीं से बाहर निकलेगी। चलिए वेरी गुड। दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं फेरिंग्स की, जिसे हिंदी में ग्रसनी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था ना, तो मैं क्या बोल सकता हूं, क्या ये पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का एक कॉमन पार्ट है। पाचन तंत्र का मतलब फूड भी यहां से होके गुजरता है, श्वसन तंत्र का मतलब है एयर भी यहां से होके गुजरती है। बात क्लियर है क्या, क्लियर है। देखो जैसे जैसे ये हमारी टंग है दोस्तों, टंग के पीछे इस जगह होता है आप लोगों का, ये इस जगह होता है आप लोगों का क्या, ठीक है। फेरिंग जो होता है ना वो मतलब ऐसे दिखेगा नहीं आपको, मतलब पीछे इस तरफ आप लोगों का होता है ये, ठीक है। चले आगे बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैकिया, जिसे श्वास नली या वायु नली भी बोलते हैं। आ जाओ, तो ट्रैकिया क्या होता है, एयर जो बेसिकली नोस्ट्रिल से यानी नासा द्वार से अंदर जाएगी, फिर अंदर से दोस्तों ये ट्रैकिया यानी श्वास नली के माध्यम से हमारे कहां पर जाएगी, लंग्स में जाएगी। तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं इस ट्रैकिया की। तो ट्रैकिया यानी श्वास नली के बारे में पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई दोस्तों, इसकी जो लेंथ होती है लगभग 12.5 सेंटीमीटर होती है। आगे बात समझ में, देखो आ गई। चलिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों, अच्छा मुझे एक चीज बताएंगे, अगर ये सिकुड़ गई या चिपक गई तो उससे कोई दिक्कत है क्या, अगर ये सिकुड़ गई या चिपक गई इससे कोई दिक्कत है क्या। दोस्तों अगर ये चिपक गई तो जो एयर अंदर नीचे की ओर आ रही थी वो आ पाएगी क्या, दोस्तों एयर लंग्स तक जाएगी नहीं, इस एयर में जो ऑक्सीजन है वो लंग्स तक जाएगी नहीं। तो लंग्स ऑक्सीजन कैसे डालेगा, हमारे ब्लड में, और ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होगी तो जब ब्लड हर जगह जाएगा तो हर जगह ऑक्सीजन पहुंच पाएगी क्या, नहीं, दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग चाहते हैं ना इसको सिकुड़ने से बचाना चाहते हैं ना, इसको कोलैप्स होने से बचाना चाहते हैं, तो फिर क्या करें, फिर क्या करें। तो दोस्तों आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर वाले ने इसका अरेंजमेंट करके भेजा है। इसके चारों ओर ऐसे क्या होता है, सी है ना, ऐसे सी आकृति की क्या होती है, हड्डियां होती है कि नहीं, सी आकृति की क्या होती है, कार्टिलेज होती है, उपास्थि होती है। सर उपास्थि किसको बोलते हैं दोस्तों, हड्डी जानते हैं, हाँ, तो हड्डी का ही सॉफ्ट फॉर्म मान लो, ये काफी लचीली होती है, हड्डी तो काफी हार्ड होती है। तो ऐसे सी शेप की क्या होती है, ऐसे कार्टिलेज होती है। तो आप इसको ऐसे समझ लो, जैसे मेरी जो फिंगर है ना इसको कार्टिलेज मान लो, उपास्थि मान लो, और ये अंदर जो पेन है इसको क्या मान लो, ट्रैकिया मान लो। तो मेरी फिंगर ने, और ये मान लो कि मेरी फिंगर पे आपने फेविकोल लगा रखा है, फेविकोल लगा रखा है, तो अगर ये चिपकना भी चाहेगी ये चिपकने नहीं देगा, क्योंकि कार्टिलेज में फेविकोल लगा हुआ है, ये इसको अंदर की ओर जाने नहीं देगा, अपने से चिपका के रखेगा। आगे बात समझ में। तो अगर बात करी जाए कि सर ये जो कार्टिलेज है, उपास्थि है, इनका कुछ नाम भी है क्या, दोस्तों ये आप लोगों की जो होती है ना, इनका नाम है मेलिन, मेलिन नाम की कार्टिलेज होती है। आप लोगों को नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप तो सिर्फ ये ध्यान रखो सी शेप की यानी सी आकार की उपास्थि इसमें प्रेजेंट होती है। इसका मेन कार्य क्या होता है, इसका कोलैप्स होने से बचाना यानी चिपकने से बचाना। चलिए बहुत बढ़िया। अब दोस्तों होता क्या है, एक चीज आप लोग ध्यान से समझिएगा, है ना, एक चीज आप लोग ध्यान से समझिए, ये जो आप लोगों की ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ऊपर एक पार्ट होता है, ट्रैकिया के ऊपर एक पार्ट होता है,
श्वास नली के ऊपर एक पार्ट होता है जिसे आप लोग बोलते हैं लैरिंग्स यानी कंठ। आगे बात समझ में, जिसके भी थोड़ी देर में बात करेंगे। दोस्तों एक्चुअली में पुरुषों का जो लैरिंग्स होता है ना, वो महिलाओं के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे आप लोग यहां पर देखिए, ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो तो दोस्तों, जैसे ये अंदर वाला दिख रहा है, देखो ये रेड कलर की जो लाइन है दिख रही है, तो ये मान लो, सॉरी, ये मान लो फीमेल का लैरिंग्स है। और जो ये थोड़ी डॉट 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 ये आप लोगों को जो दिख रही है, वो किसका है? मेल का लैरिंग्स है। आगे बात समझ में? अब देख लो, ये जो रेड कलर की जो लाइन दिख रही है, ये तो फीमेल का लैरिंग्स मान लो, और ये जो ऊपर डॉट डॉट कलर की जो लाइन दिख रही है, ये मेल का मान लो। तो मेल का लैरिंग्स बड़ा है, फीमेल का कम है। तो दोस्तों ये जो लैरिंग्स का साइज होता है मेल में थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसकी वजह से हम लोगों को यहां पर एक उभार नजर आता है ना, उभार। तो ये बेसिकली ये जो हमारे इधर इधर एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट नजर आएगा आपको मेल में, ये क्या है? एक्चुअली में ये लैरिंग्स ही है। हमारा जो लैरिंग्स है, हमारा जो कंठ है, वो इतना बड़ा है, थोड़ा सा साइज में ज्यादा है, इसलिए आप लोगों का ये बाहर की ओर उभार दिखता है। तो दोस्तों इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? एडम एप्पल के नाम से। ये जो आप लोग देख पा रहे हो, ये क्या है? एडम एप्पल है। क्लियर? तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या जो एडम एप्पल है वो कंठ यानी लैरिंग्स का ही एक विस्तारित भाग है? बताओ, आगे बात समझ में? बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है, ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रैकिया के बारे में, कुछ और पॉइंट। मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो ये हमारा ट्रैकिया है, श्वास नली है दोस्तों, इसके टॉप पर आप लोगों को एक पार्ट मिलेगा जिसे बोलते हैं लैरिंग्स यानी कंठ। और दोस्तों इस कंठ को हम लोग स्वर यंत्र भी बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहां से आप लोगों का साउंड प्रोड्यूस होता है, मैंने आपको बताया था। क्लियर है? अब देखो, अब एक्चुअली में होता क्या है दोस्तों, लैरिंग्स के अंदर से पतली झिल्लियां दिख रही हो, अब झिल्ली जैसा कुछ दिख रही है, इसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स, स्वर रज्जु या वाक तंतु भी बोलते हैं। तो जब हम लोग बोलते हैं ना, इसमें वाइब्रेशन होता है, इन झिल्लियों में कंपन होता है, यहां से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो लैरिंग्स के अंदर ही आप लोगों की होती है। आई बात समझ में दोस्तों? क्लियर है? चले आगे, आ जाओ। चलो तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, देखते हैं आप कर पाते हो क्या। आ जाओ। श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु नली? दोस्तों वायु नली का मतलब क्या है? श्वास नली, यानी ट्रैकिया की बात हो रही है। जो आपकी ट्रैकिया होती है ना, इसको हम लोग विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसी पाइप से तो विंड पास हो रही है या एयर पास हो रही है। तो कौन इसको सिकुड़ने से या कोलैप्स होने से बचाता है? जो कार्टिलेज की जो रिंग है इसके चारों ओर जो है ना, वो इसको बचाती है सिकुड़ने से। बहुत बढ़िया, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। बात करते हैं दोस्तों सीलिया क्या होता है। देखो देखो दोस्तों, ये आप लोगों के क्या हो गए, इसके नीचे लंग्स है, फेफड़े हैं, इसके ऊपर आप लोगों का क्या हो गया? ट्रैकिया हो गया, यानी श्वास नली हो गया, और दोस्तों ये लैरिंग्स वगैरह ये सारी चीजें हो गई। तो दोस्तों ये जो नीचे वाला पार्ट है वो तो कहलाता है आप लोगों का लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी निचला श्वसन तंत्र, और इससे जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो कहलाता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी ऊपरी श्वसन तंत्र। अब दोस्तों हमारे ऊपरी श्वसन तंत्र में क्या होता है, चाहे नाक की बात करो, चाहे थोड़ा यहां की बात करो, उसमें अंदर ऐसे छोटे छोटे बाल होते हैं, हेयर जैसे होते हैं। जैसे आपने नाक में भी हेयर होते हैं क्या? बताओ बताओ, नाक में भी हेयर होते हैं क्या? तो हमारे केवल जो हेयर होते हैं, ऐसा नहीं केवल इधर होते हैं दोस्तों, इधर भी होते हैं, ट्रैकिया में भी होते हैं। तो होता क्या है, जो हमारा अपर, इधर अपर की बात हो रही है, भी ऊपरी श्वसन तंत्र की बात हो रही है। तो दोस्तों ऊपरी श्वसन तंत्र में हमारे जैसे यहां पर ट्रैकिया में एक बाल, कुछ बाल जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं दोस्तों सीलिया। क्लियर है? जैसे देखो ये ऐसे, बहुत अगर माइक्रोस्कोप से जूम करके देखोगे ऐसे नजर आएंगे आप लोगों को, ये ऐसे नजर आएंगे, ये इनको बोलते हैं सीलिया। तो बेसिकली जो सीलिया है वो क्या है दोस्तों, जो अपर पार्ट है ना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का,
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब जहां जहां से आप लोगों की एयर होके गुजर रही है। तो उसमें क्या होता है, छोटे बाल जैसे संरचना पाई जाती है जिन्हें हम लोग बोलते हैं सीलिया। सर इन सीलिया का काम क्या होता है? देखो दोस्तों, एयर जब अंदर आ रही है तो उसमें कुछ डस्ट के पार्टिकल भी हो सकते हैं, धूल के कण भी हो सकते हैं, हो सकता है दोस्तों कोई जर्म्स भी हो, यानी कीटाणु जो हम लोगों को रोग, जिनकी वजह से हम लोगों को रोग हो जाए, या दोस्तों हो सकता है कुछ केमिकल हो, कुछ रासायनिक पदार्थ भी हो। तो ये जो सीलिया होते हैं उनको यहीं पर ट्रैप कर लेते हैं, नीचे घुसने ही नहीं देते। आ गई बात समझ में? तो इनका काम क्या है, जो भी हानिकारक कण है, कीटाणु है, जो धूल है, उनको नीचे आने से रोकना, हमारे लंग्स तक आने से रोकना। अब दोस्तों एक दिक्कत है, अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है, धूम्रपान करता है, तो ये जो बाल होते हैं, ये जो सीलिया होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कोई करता है क्या इस क्लास में? बताओ बताओ। तो अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करेगा तो दोस्तों ये जो सीलिया होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब दोस्तों सीलिया अगर डिस्ट्रॉय हो गए तो एयर के माध्यम से अगर कुछ केमिकल अंदर आ रहा है आपकी बॉडी में, उसको कोई रोकने वाला है ही नहीं, वो खतरनाक केमिकल आपके लंग्स तक जाएंगे। तो दोस्तों इससे आप लोगों के फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, डस्ट पार्टिकल अंदर जाएंगे, बहुत आप लोगों को खांसी होगी, इंफेक्शन होगा। क्लियर है क्या? तो ये वाली समस्या है। तो भैया बंद कर दो इसको, ठीक है, बंद कर दो अगर आप करते हो तो, ठीक है। आगे बात समझ में? चलिए अब दोस्तों बात करते हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम की, यानी अब हम लोग किसकी बात करेंगे, इससे नीचे वाले पार्ट की। यानी कहीं ना कहीं हम लोग अब किसकी बात करने वाले हैं, लंग्स की बात करने वाले हैं, फेफड़ों की बात करने वाले हैं। तो फेफड़े की स्टडी करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले यही अगर मैं पूछूं कि लंग्स की स्टडी को, यानी फेफड़ों के अध्ययन को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं पल्मोनोलॉजी। क्लियर है क्या? जैसे कभी आप लोग डॉक्टर के पास में जाओगे, है ना, किसी हॉस्पिटल में जाओगे, तो वहां पर नीचे रिसेप्शन में लिखा होता है कि हमारे, मतलब एक किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो ना, कि भाई हमारे हॉस्पिटल में ये कार्डियोलॉजिस्ट है, ये नेफ्रोलॉजिस्ट है, ये वाले यूरोलॉजिस्ट है। वैसे पल्मोलॉजिस्ट लिखा होगा तो इसका मतलब समझ जाना वो लंग्स के स्पेशलिस्ट है आपके, ठीक है। चलिए आ जाओ, तो बात करते हैं दोस्तों लंग्स यानी फेफड़ों की। देखो अगर हम लोग बात करें, इस फेफड़ों में बताने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या मैं आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाऊं या ज्ञान बांटूं? दोस्तों मेरा बोलने का मतलब क्या है कि देखो लेफ्ट लंग है ना, देखो इसमें 2 लोब है, 2 खंड है, राइट वाले में 3 खंड है। लेकिन ये सारी बातें मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाला हूं, हम लोग वही पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे एनसीईआरटी में है। कारण यही है आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होने का, क्योंकि आप लोग एग्जाम के पैटर्न को ही नहीं समझते हो कि एग्जाम में पूछता क्या है। आपको लगता है कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, आपको यही नहीं पता आज तक कि एग्जाम में पूछता क्या है। तो पूरी एनसीईआरटी फॉलो होती है। आप एनसीईआरटी में अगर देखना है कि सर ये वाला चैप्टर कहां पर है, तो क्लास 10 की एनसीईआरटी का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। उसी में आप लोगों को पाचन के बारे में बताया गया है, उसी चैप्टर में आप लोगों को ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में पढ़ाया गया है, उसी वाले चैप्टर में आप लोगों को रेस्पिरेशन यानी श्वसन के बारे में बताया गया है, इस लंग्स वगैरह सबके बारे में बताया गया है। आप कहीं पर भी देख लो क्या क्या चीजें लिखी हुई है। तो जो एनसीईआरटी में है या जो एग्जाम में पूछी जाती है, हम लोग केवल वही करेंगे जिससे सिलेक्शन काफी इजी हो। आगे बात समझ में? चलिए आ जाओ। चलिए तो दोस्तों लंग्स बेसिकली क्या है, हमारे 2 ये स्पॉन्जी है, काफी दबाओगे दब जाएंगे ये, ठीक है। ये स्पॉन्जी ऐसे पाउच होते हैं आप लोगों के। अब ये क्या होते हैं, इसके चारों ओर क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है। सर ये मेम्ब्रेन क्यों है, ये झिल्ली क्यों है इसके चारों ओर? दोस्तों इस झिल्ली का काम होता है क्या, लंग्स को प्रोटेक्शन देना। तो इस झिल्ली का जो नाम है वो क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन इसका नाम है, मेम्ब्रेन, प्लूरल झिल्ली इसका नाम है। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों होता क्या है, देखो ये जो ट्रैकिया है, ये जो श्वास नली है, इससे एयर आएगी आएगी आएगी। क्या आप लोग देख पा रहे हैं क्या सर, क्या कि ये जो आप लोगों की ट्रैकिया है वो 2 शाखाओं में विभाजित हो रही है? एक क्या 2 शाखा में विभाजित हो रही है, नहीं हो रही?
तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये जो श्वसनी है वो दो शाखाओं में विभाजित हो रही है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एनसीईआरटी में इसकी हिंदी लिखी हुई है श्वसनिका। देखो कंफ्यूज मत हो जाना, श्वास नली और श्वसनिका में। श्वसनिका क्या है? ये जो श्वास नली है, ये जो ट्रैकिया है, दो शाखाओं में विभाजित हो रही है, उसको बोलते हैं श्वसनिका। तो एक श्वसनिका ये रही, एक श्वसनिका ये रही। दोस्तों इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? ये जो आप लोगों की देखो श्वसनी यानी जो ट्रैकिया है वो आगे श्वसनिका में विभाजित हो जाती है। तो दोस्तों इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई। मैंने आप लोगों को बताया था क्या? फिर ये जो ब्रोंकाई होगी श्वसनिका, ये आगे और शाखाओं में विभाजित होगी, और ब्रांचेज में, और शाखाओं में विभाजित होगी, और शाखाओं में विभाजित होगी, और शाखाओं में और ब्रांचेज में विभाजित होगी। दोस्तों इन्हें हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। दोस्तों हिंदी में कंफ्यूज मत हो जाना, मैं फिर बता रहा हूं। अब इस ब्रोंकियोल्स की हिंदी क्या है? तो इस मैं ब्रोंकियोल्स की हिंदी अभी आप लोगों को बताता हूं, मैंने इधर लिखी नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो कंफ्यूज मत हो जाना। ट्रैकिया को बोलेंगे श्वास नली, और ट्रैकिया जो आगे दो शाखाओं में विभाजित हो रही है उसे आप लोग क्या बोलोगे? ब्रोंकाई यानी श्वसनिका। देखो मैं आप लोगों को डायग्राम बताता हूं, टेंशन मत लो। आ जाओ 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 आ जाओ, ये रहा, देखा, देखो सारा ध्यान इधर रख लो अब। अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है। देखो दोस्तों इसको आपने क्या बोला था? ट्रैकिया को क्या बोला था? श्वास नली। बहुत बढ़िया, चलिए आ जाओ। दोस्तों ये जो ट्रैकिया है दो शाखाओं में विभाजित हो रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। इस शाखा को अभी अभी हमने क्या बोला था? श्वसनी। और दोस्तों ये जो आप लोगों की जो ब्रोंकाई है ये आगे और शाखाओं में विभाजित हो रही है, इसको बोलेंगे श्वसनिका। आगे बात समझ में क्लियर? तो ब्रोंकियोल्स को क्या बोलेंगे हिंदी में? कहां गया क्या गया क्या गया? ब्रोंकियोल्स को क्या बोलेंगे? अरे मैंने उल्टा लिख दिया यार, मैंने उल्टा लिख दिया, आई एम रियली सॉरी। मैंने देखो उल्टा लिख दिया, देखो कर दी ना गलती। देखो मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं, ये जो दो ब्रोंकाई है, देखो यहां से देख लो, देखो एक और दो, ये ट्रैकिया दो ब्रांचेस में विभाजित हो रही है, इसको बोल रहे हैं ब्रोंकाई। ये जो श्वास नली दो शाखा में विभाजित हो रही है, इसको बोल रहे हैं ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई को हिंदी में बोलते हैं श्वसनी। ठीक है, क्या बोलते हैं? श्वसनी बोलते हैं। श्वसनी 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 श्वसनी, देखो है ना हिंदी वर्ड कंफ्यूजन। श्वसनी श्वसनी श्वसनी, ठीक है। और फिर आगे आप लोग देख पा रहे हो, ये जो दो आप लोगों की क्या थी? ये जो दो आप लोगों की, एक ये जो दो ब्रोंकाई थी आगे और शाखाओं में आप लोगों की विभाजित हो रही है, इन शाखाओं को बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। हिंदी में इसको बोलते हैं श्वसनिका। तो जो ब्रोंकियोल्स होगी उसको आप लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? श्वसनिका बोलेंगे। दोस्तों इंग्लिश टर्म ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, ये याद रख लोगे। वापस बताऊं दोस्तों, ये श्वास नली, ये श्वसनी, और आगे जो और आप लोगों की शाखा में कन्वर्ट हो रही है इसको बोल रहे हैं श्वसनिका। और इन श्वसनिका के लास्ट में ऐसे गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसे आप लोग क्या बोलते हैं? एल्वियोली। एल्वियोली या वायुकूपिका। क्लियर है? आगे बात समझ में? बात समझ में आई है नहीं आई? क्लियर है? आ जाओ चलो। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रोंकाई की। ब्रोंकाई का मतलब क्या है? श्वसनी की बात हो रही है। तो श्वसनी क्या है आप मुझे खुद ही बता दो। ये जो आपकी ट्रैकिया है, ट्रैकिया ये दो शाखाओं में विभाजित हो रही है, एक इधर एक इधर, तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। हिंदी में श्वसनी बोलते हैं। तो ब्रोंकाई का काम क्या है? ट्रैकिया से एयर को लेफ्ट वाले लंग में और राइट वाले लंग में लेके जाना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, फिर ये आप लोगों की जो ब्रोंकाई है आगे और शाखाओं में विभाजित हो रही है, और शाखाओं में, तो इन शाखाओं को आप लोग क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? ब्रोंकियोल बोलोगे। ठीक है, श्वसनिका बोलोगे। और इन ब्रोंकियोल के लास्ट में क्या है? आप लोगों को ऐसे गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, देखो ऐसे, इसे बोलेंगे एल्वियोली। क्या बोलेंगे? एल्वियोली। तो देखिए दोस्तों, ये जो एल्वियोली है ना, ये जो वायुकूपिका है,
क्या इसके चारों ओर आप लोगों को रक्त की नलियां दिख रही है क्या इस एल्वियोली वायु कूपिका के चारों रक्त की नलिकाएं दिख रही है क्या? तो क्या होता है, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं, ये एक एल्वियोली है, एक वायु कूपिका है, इसके चारों ओर ब्लड फ्लो हो रहा है, तो इस एल्वियोली में ऑक्सीजन ज्यादा है और ब्लड में अगर कम है, तो किसी गैस की मात्रा अगर कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, तो ज्यादा वाले मात्रा क्षेत्र से कम मात्रा वाले क्षेत्र में वो प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, विसरण। यानी ऑक्सीजन जो होगा ना वो विसरण विधि से, डिफ्यूजन विधि से, मेथड से कहां पर आ जाएगा? ब्लड में आ जाएगा। दोस्तों ब्लड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इधर कम है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर आ जाएगी? आप लोगों के एल्वियोली में आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है, आ जाओ, चलिए इसका आंसर बताएंगे। जीके पीडीएफ नहीं है टेलीग्राम में, तो हमको ही पता है नहीं है। मेरे हिसाब से आज आप आए हो क्लास में, आज पता नहीं कितने दिन हो गए। बच्चों का तो आधा बायोलॉजी भी पूरा हो गया, आधे से ज्यादा पूरी बायोलॉजी खत्म हो गई, तुमको अभी तक यही नहीं पता पड़ा कि खुद से पढ़ के खुद के नोट्स बनाने हैं। तो फेफड़ों में जो गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है उसे क्या बोलते हैं? एल्वियोली, वायु कूपिका या सिंपली आप लोग कूपिका। ठीक है, आ जाओ, चलिए। और दोस्तों ये जो एल्वियोली है ना, देखो इसका है ना एनसीईआरटी में जो इसकी हिंदी दी गई है ना, वो कूपिका कोश दी गई है, लेकिन रेलवे ने कई बार पूछता है और रेलवे इसकी हिंदी कई बार कूपिका दे देता है, कई बार वायु कूपिका। तो ये हिंदी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है कई बार, है ना, उनको दो दो तीन तीन वर्ड याद रखने पड़ते हैं। इंग्लिश वालों के लिए बिल्कुल सिंपल है एल्वियोली, हिंदी वालों के लिए कई बार वायु कूपिका बोल देता है, कभी कूपिका बोल देता है, कभी कूपिका कोश बोल देता है। तो आप लोगों को समझ में ध्यान रहना चाहिए कि किसकी बात हो रही है? एल्वियोली की बात हो रही है। आ गई बात समझ में? बात आ गई समझ में? चलो आ जाओ, चलो दोस्तों, एल्वियोली है क्यों, इसका काम क्या है? एल्वियोली कर क्या रहे हैं? देखो, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो ट्रैकिया थी, इससे जो एयर लंग्स में जा रही थी, सर लंग्स से ही सीधे ब्लड में आ जाती है ऑक्सीजन, ये एल्वियोली की क्या जरूरत है? देखिए दोस्तों, एल्वियोली जैसे मान लो ये एक एल्वियोली है, अब इसके चारों ओर क्या हो रहा है? रक्त की नली है। तो दोस्तों इस एल्वियोली से सरफेस एरिया ज्यादा मिल जाता है, ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है। तो ऑक्सीजन दोस्तों यहां से भी आ जाएगी, यहां से भी, 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 यहां से भी। और ऐसी एक एल्वियोली नहीं है, दोनों लंग्स में अगर आप लोग मिला दोगे तो दोस्तों आप लोग ये मिलियंस में होती है। और कितनी होती है? 600 मिलियन, 300 इसमें, 300 इसमें, मतलब कितनी सारी संख्या है। तो देखो एक एल्वियोली इतना सरफेस प्रदान कर रहा है, दो एल्वियोली कितना करेगा, तीन कितना करेगा, चार कितना करेगा, 600 मिलियंस कितना करेगा। आगे बात समझ में? तो सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम है इनका। चलिए आ जाओ, अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात करते हैं। जैसे ये जो एक एल्वियोली है, एक वायु कूपिका है, इसको जब आप पूरा खोल दोगे तो कुछ एरिया मिलेगा आपको। दो को खोल दोगे, दो कुछ एरिया मिलेगा, तीन को खोल दोगे कुछ एरिया मिलेगा। दोस्तों अगर हम लोग हमारी जितनी भी एल्वियोली है, वायु कूपिका है या कूपिका है, अगर बात करें इनसे टोटल कितना सरफेस एरिया मिलता है, अगर बात करी जाए इनसे मिला के, तो 80 मीटर स्क्वायर एरिया होता है। अगर जितनी भी वायु कूपिकाएं है, अगर इसका एरिया अगर हम लोग काउंट करें कितनी होती है? 80 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ब्रीदिंग रेट क्या होता है? बताओ ब्रीदिंग रेट क्या होता है? दोस्तों आप क्या करते हो? इनहेल किया, एक्सहेल किया, यानी सांस अंदर ली, सांस बाहर छोड़ी। तो दोस्तों एक इनहेल प्लस एक एक्सहेल, इसको बोलते हैं एक ब्रीद या एक सांस। तो एक मिनट में आप कितनी सांस ले रहे हो उसको बोलते हैं ब्रीदिंग रेट। समझ गए? जैसे देखो, तो इसको बोलेंगे एक ब्रीद, मैंने एक बार अंदर ली, एक बार छोड़ी। तो अगर बात करी जाए स्वस्थ मनुष्य के लिए सर कितनी होती है, तो पहले तो बात करते हैं ब्रीदिंग रेट है क्या।
तो नंबर ऑफ ब्रीथ, सांसों की संख्या, 1 मिनट में आपके द्वारा कितनी सांस ली गई है। तो देखो दोस्तों, अगर एक एवरेज बात करी जाए, अगर, अच्छा दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, अगर आप लोग कोई एक्सरसाइज करोगे तो आपकी ब्रीदिंग रेट ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि आप लोग जल्दी जल्दी इनहेल करोगे जिससे ऑक्सीजन जल्दी जल्दी सब जगह पहुंच पाए, क्योंकि आपको एनर्जी की आवश्यकता ज्यादा है। लेकिन अगर आप लोग बिल्कुल रेस्ट में हो, अगर आप लोग विराम में हो, तो एक कोई व्यक्ति विराम में होता है तो उसकी ब्रीदिंग रेट होती है 15 से 18 1 मिनट में। दोस्तों अगर आप लोग कुछ एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो आपकी ब्रीदिंग रेट 25 तक बढ़ सकती है। आगे बात समझ में? चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएं। अब देखो आप लोगों को ये मैंने फोटो लगाई है एनसीईआरटी क्लास 7 की, वहां पर लिखा हुआ है ब्रीदिंग रेट में, तो आपको एग्जैक्ट 15 से 18 ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं 12 से 14 रख ले, 12 से 20 रख ले, एग्जैक्ट जो एनसीईआरटी में दिया हुआ वो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो सीधा यही क्वेश्चन उठा के पूछ लिया। क्लियर है? ठीक है, ये देख लो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आपको लगता है ना कि भाई साहब सर कहां से उठा रहे हो, देखो ये एनसीईआरटी की फोटो है क्लास 7 की, देखो यहां पर लिखा हुआ है 15 से 18 टाइम्स। तो भाई आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है तो भाई आप लोग फिर सिलेक्शन दो, पढ़ाई करो। बताओ मजा आ रहा है नहीं आ रहा साइंस पढ़ने में? ईमानदारी से बताओ, पेड़ में भी नहीं मिलेगा किसी को आपका ये कंटेंट। आ जाओ चलो। अब सर आपने लंग्स के बारे में बता दिया, सर आपने एक चीज हमको और बताई थी, क्या बताई थी सर? आपने बोला था कि सर ये जो लंग्स है ना, लंग्स फेफड़े, इसके नीचे से मसल्स का कुछ होता है, मांसपेशियों का कुछ होता है। सर इसको आपने डायफ्राम बताया था, लेकिन इसका काम क्या है और इसके बारे में बताइए ना, और अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। देखिए दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, अगर आपके लंग्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, तो क्या इस दौरान जो एयर होगी वो बाहर जाएगी क्या, या मैं बोलूं एक्सेल होगा? और दोस्तों अगर आप लोगों के लंग्स फैलेंगे तो इस दौरान क्या होगी, एयर अंदर आती है। तो लंग्स को का साइज कम करने के लिए या लंग्स को फैलाने के लिए इस डायफ्राम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। दोस्तों जैसे मान लीजिए ये आप लोगों के हो गए 2 लंग्स, अभी इसके नीचे वाला डायफ्राम ऐसा है, ये एक मसल्स है, मांसपेशी का बना हुआ है ये। अगर दोस्तों ये ऐसे हो जाए, अगर ये ऐसे हो जाए तो मुझे बताओ क्या फर्क पड़ेगा? मुझे बताओ क्या फर्क पड़ेगा? अभी आप लोगों का ये डायफ्राम ऐसा था, अगर ये डायफ्राम ऐसा हो जाए, बिल्कुल ऐसे हो जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा? आप मुझे कमेंट करके बताएं, कॉमन सेंस लगा के बताओ, बताओ। क्या फर्क पड़ेगा यार? दोस्तों लंग्स में थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा? इसका साइज बढ़ जाएगा यार, कॉमन सेंस है। और जब साइज बढ़ जाएगा, इसमें रिलैक्सेशन होगा, तो इस दौरान क्या होगी, एयर अंदर आएगी। ठीक है, तो डायफ्राम का आई होप थोड़ा सा आप लोगों को रूल समझ में आया होगा। ये जो हमारे मसल्स है ना, इसके क्या होती है आप लोगों की, ये इसके नीचे होती है डायफ्राम। तो जब डायफ्राम आप लोगों का ऐसा होता है, ये इसकी क्या होती है दोस्तों, नॉर्मल, नॉर्मली ये ऐसा रहेगा आप लोगों का, मतलब इसको बोलते हैं रिलैक्स वाली कंडीशन में। लेकिन जब ये थोड़ा सा नीचे की ओर आएगा, थोड़ा सा ऐसा नीचे की ओर आएगा, तो जब डायफ्राम पुल्स डाउन, डायफ्राम जब नीचे की ओर आएगा, तो ये जो आप लोगों के लंग्स होंगे इसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इस दौरान क्या होगा, इनहेलेशन होगा। और जब डायग्राम आप लोगों का डायफ्राम आपका रिलैक्स रहेगा, रिलैक्स का मतलब अपनी इस वाली कंडीशन में रहेगा, नेचुरल जो आप लोगों का इस शेप में होता है, तो अगर ऐसा रहेगा तो लंग्स में कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, जिसकी वजह से एयर क्या हो जाएगी, बाहर जाएगी, एक्सहेलेशन होगा। ठीक है, तो ये जो आप लोगों का डायफ्राम है ना, ये एक क्या है, मसल की बनी हुई एक शीट है, जो कि कहां पर होती है, दोनों लंग्स के नीचे होती है। इसका कार्य क्या है, लंग्स के साइज में चेंज करना, जिसकी वजह से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। क्लियर है? अच्छा दोस्तों, अच्छा मैं आप लोगों को बोलूं, एक ऑर्गन का नाम बताओ, एक अंग का वो बताओ, नाम बताओ जो रेस्पिरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं बैठ जाऊं क्या 1 मिनट?
आपकी आज्ञा हो तो बैठ जाते हैं, बताओ सर। प्रेग्नेंट वुमेन का डायफ्राम कैसे काम करता है? भाई साहब, प्रेग्नेंट वुमेन हो नहीं हो, नॉर्मल व्यक्ति हो, सबका एक जैसे ही करता है, कोई अलग अलग है क्या? कैसी बातें करते हो आप? ये तो आपने ऐसा क्वेश्चन हो गया कि गुरुजी मेरे जीभ का काम होता है स्वाद का एहसास कराना। तो सर प्रेग्नेंट वुमेन की जो टंग होती, जीभ होती, सर उनका क्या कार्य हुआ? अरे भैया, बॉडी का तो सब कार्य पार्ट का काम एक जैसे ही होगा। देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। लंग्स बिल्कुल सही आंसर दिया, क्योंकि देखो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? गैस का एक्सचेंज। भाई किसी कोशिका के पास में एनर्जी बनेगी तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगी। मैक्सिमम कोशिकाओं में कैसा होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वायु विश्लेषण होता है, इसको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, यानी गैस का एक्सचेंज हो रहा है ना। और इसमें लंग्स का इंपॉर्टेंट योगदान है, क्योंकि लंग्स ही क्या कर रहा है? ऑक्सीजन ब्लड में डाल रहा है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या रेस्पिरेशन सभी में होता है? क्या प्लांट में होता है? क्या कितने जने बोल रहे हैं प्लांट में श्वसन होता है? अच्छा, कितने जने बोल रहे हैं प्लांट में रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है? यस और नो बोलो, अभी पता पड़ेगा तुम्हारा कितना दिमाग काम करते हो। मेरे प्यारे दोस्तों, यस और नो, प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है या नहीं होता? दोस्तों रेस्पिरेशन वह प्रक्रिया है जिससे एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। क्या प्लांट्स को एनर्जी नहीं चाहिए? क्या सबको चाहिए। प्लांट्स को भी चाहिए, छोटा सा बैक्टीरिया है उसको भी चाहिए, मछली है उसको भी चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन दोस्तों प्लांट में क्या लंग्स होते हैं क्या? तो फिर सर उनमें गैस का एक्सचेंज कौन कराएगा? मतलब उसमें कौन ऑक्सीजन डालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा? ठीक है, तो प्लांट की पत्तियों में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम लोग बॉटनी में पढ़ेंगे। आगे बात समझ में? चलिए तो आइए अलग अलग जंतुओं में बात बताऊं श्वसन कैसे होता है। देखो कोई कोई आप लोगों के जीव ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी की जो सरफेस होती है ना, उनकी बॉडी की सतह, जैसे मान लो कोई एक कोशिकीय जीव है, तो ये इसकी बॉडी बन गई, तो इसी से अंदर ऑक्सीजन आ जाता है, इसी से कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है। क्लियर है क्या? तो ऐसे कौन से जीव है जो कि उनकी बॉडी के सरफेस से ही हो जाता है? अमीबा और पैरामीशियम। ध्यान रखना दोस्तों, किसी में ट्रैकिया, उनकी ट्रैकिया से होता है, तो इंसेक्ट यानी कीट। किसी के दोस्तों गिल्स यानी गलफड़े, जैसे मछली की अगर बात करें तो दोस्तों यहां पर गिल्स होते हैं, गलफड़े, तो यहीं से ऑक्सीजन और मतलब गैस का एक्सचेंज होता है, उनके गिल्स से होता है। मछली इसका एग्जांपल हो जाएगा। किसी में स्किन यानी त्वचा से हो जाता है, मेंढक। ठीक है, किसी में लंग्स से हो जाता है, मतलब जो एक मेंढक की बात करी जाए ना, उसमें स्किन से भी होता है और उनके लंग्स से भी होता है। तो लंग्स में भी हम लोग एम्फीबियन यानी उभयचर के उदाहरण रख देंगे। मेंढक एक प्रकार का उभयचरी तो है, रेप्टाइल्स हो गए, पक्षी हो गए। क्लियर है? हम हो गए, हमारे में क्या होता है? लंग्स से होता है। तो ये आप लोगों का दोस्तों पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। दोस्तों बताओ मजा आया नहीं आया? अगला चैप्टर कौन सा है? तो दोस्तों कल, अच्छा आज फ्राइडे हो गया, आज फ्राइडे हो गया, तो अपनी क्लास चलती है मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लास चलती है, और वीकेंड पे हम लोग क्या करते हैं? प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं ग्रुप डी का। अब दोस्तों आपको पता है एएलपी सीबीटी 2 की एग्जाम डेट आ गई है, तो मैं दोस्तों अभी ये जो कल का दिन है, मैं उन बच्चों की क्लास लगाता हूं बेसिक इंजीनियरिंग के, क्योंकि उनकी एग्जाम डेट आ चुकी है, तो उनके तुम्हारा तो भी काफी एग्जाम में काफी समय है ना, तो मैं उनके लगा दूं। देखो सब बच्चे इंपॉर्टेंट है, आपका तो अभी आराम से बढ़िया एक अच्छे पेस पे पूरा सिलेबस चल रहा है। तो अभी जैसे सीबीटी 2 की एग्जाम डेट आ गई, तो मैं सोच रहा हूं कल उनके लिए मैं लगा दूं। बाकी मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को मैं डाल दूंगा। और बाकी आपको पता ही है, निर्माण बैच जनरल साइंस फाउंडेशन आप लोगों के सभी एग्जाम के लिए एक बार पढ़ो, वापस पढ़ने की आवश्यकता ही आप लोगों को नहीं पड़े। आप चाहे तो कॉम्बो भी ले सकते हो, और चारों सब्जेक्ट आप लोगों को इसमें मिल जाएंगे। पढ़ो यार, आपको देखो, अगर आप लोग सोच रहे हो कि बिना पढ़े हो जाएगा, नहीं दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा। चारों सब्जेक्ट, चारों टीचर आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप कंटेंट देख सकते हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, ये अगर आप लोग पढ़ोगे नहीं तो कैसे होगा सिलेक्शन? भाई हमारी जिम्मेदारी है आपको बेहतरीन कंटेंट देने की, लेकिन पढ़ना तो आप लोगों को ही पड़ेगा ना। तो इसको आप लोग अगर कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट चाहो तो वो भी ले सकते हो, वरना आप लोगों को चारों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। कंप्लीट थ्योरी और क्वेश्चन बैच है, डेली लाइव क्लास होती है, मिस करते हो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। 2024 के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसमें, ऑब्वियसली पुराने तो कर ही रहे हैं। पूरा कंटेंट बायलिंगुअल है, हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी, साथ में टेस्ट सीरीज भी आप लोगों की फ्री है।
तो प्ले स्टोर पे जाओ, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करो, इसके कोर्स वाले सेक्शन में जब आप लोग जाओगे तो निर्माण बैच कॉम्बो करके आएगा, बाय नाउ कर दो, जैसे पेमेंट कर देंगे कोर्स आप लोग का चल जाएगा। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। सृष्टि व्लॉग ऑफिशियल इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है।